हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी प्यारा वीडियो बनाने की कोशिश की है एंड काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने इसको सोच के रिसर्च वगैरह करके लोगों से बात वगैरह करके बनाने की कोशिश की है। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो, जहाँ पे मैं बात करूंगा कि भाई क्या क्या रीजंस है दैट पीपल आर लीविंग कनाडा। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या हम इस कंट्री को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। एक और बात मैं बता दूं कि ये बहुत सारे जो रीजंस है काफी सब्जेक्टिव होंगे, तो ये नेसेसरी नहीं है कोई अगर मैंने एक लिस्ट किया है रीजन तो मतलब या मैंने जितने भी रीजंस लिस्ट किए हैं ये सारे ही हर किसी के लिए ट्रू होने वाले हैं। किसी के लिए इन रीजंस में से कुछ हो सकता है 50%, किसी के लिए हो सकता है 100% रीजन ट्रू हो और उस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो भाई जब हम कनाडा में आए थे कंपेयर टू व्हाट कनाडा इज राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो जैसे हम रहते हैं टोरंटो में, जो कि आता है अंटारियो में। मैंने कंपेयर किया कि भाई हम जब आए थे वहाँ पे दूध, अंडा और ब्रेड इसके क्या रेट हुआ करते थे और आज के दिन में क्या रेट हुआ करते थे। ऑब्वियसली हम सब ने वो डिफरेंस देखा भी है, मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व भी किया, बट जब मैं उसके फिगर्स देखे तो मैं काफ़ी हिल गया। ये बहुत ही बेसिक चीज है भैया, अगर आपको और कुछ ना मिले तो दूध अंडा ब्रेड के साथ तो बंदा सरवाइव कर सकता है, लाइक उससे नीचे आप नहीं जा सकते सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम यहाँ पे आए थे 2018 के आसपास, तो जो मिल्क का रेट है, 4 लीटर का पैकेट आता है जो, उसका रेट कुछ हुआ करता था $4 के आसपास। आज के दिन में वो जो रेट है $5, 69 या $70 के आसपास हुआ पड़ा है। तो अगर आप देख सकते हो कि $4 से लेके $5.5 से थोड़ा ज्यादा ही है। जंप देख सकते हो कि काफी बड़ा हुआ है। दूसरी बात है जो है एग्स के बारे में। तो जो एग्स हुआ करते थे वो एक दर्जन अंडे कुछ $2 60 या $2.5 या $2.25 के आसपास मिला करते थे। आज के दिन में जो एक दर्जन एग है वो तकरीबन तकरीबन $4 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा जंप है। इनफैक्ट आई थिंक सो प्रोबेबली इट इज मोर देन दैट। आई थिंक आजकल कुछ $4.25 या $4.5 का रेट चल रहा है। तो अगर वो पहले $2.5 था और आज के दिन में अगर वो $4.25 या $4.5 है, तो ऑलमोस्ट एक 70 to 80% तक का जंप हो गया है इन जस्ट अ मैटर ऑफ 5 years और इन प्राइसेस ऑफ एग्स। और अगर अपन नॉर्मल एक वाइट ब्रेड की बात करें तो उस टाइम पे वाइट ब्रेड कुछ तो $2.25 लाइक $2.20 30 सेंट इस तरह से कुछ आया करते थे। एंड आजकल के दिन में जो नॉर्मल एक वाइट ब्रेड है वो कुछ $3 के आसपास आते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40-50 जंप परसेंट हो चुका है इन जस्ट अ मैटर ऑफ 5 years इन जस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रेड। तो अगर आप 2018 में लेट से 70,000 कमा रहे थे, तो 70,000 से आज के दिन में अगर आपने 100% जंप मार लिया है, लेट से आप 140-50,000 कमा रहे हैं, तो शायद आपकी लाइफ इतनी इम्पैक्टेड नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आप तभी 70,000 कमा रहे थे और आपका सिर्फ मे बी 80-90,000 90,000 तक हुआ है, देन यू विल स्ट्रगल। जो लाइफस्टाइल आपका 2018 में था विद 70,000, अगर आपका सिर्फ 20% रेज हुआ है टू समथिंग अराउंड 85,000 आज के दिन में इन द मैटर ऑफ 5 years, योर लाइफ वुड हैव डेफिनेटली गॉट इम्पैक्टेड। इसीलिए मैंने बोला इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और ऊपर से रेंटल प्राइसेस, तो जैसे हम जब आए थे वी स्टेड इन अ वेरी पॉश डाउनटाउन टोरंटो एरिया फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, और हमारा जो घर था एक 1 बेडरूम प्लस डेन था। हमारा रेंट हुआ करता था $2,050 प्लस थोड़ा बहुत यूटिलिटीज जो आई थिंक $100 के आसपास आ जाता था। तो हमारा जो लिविंग एक्सपेंस था वो सिर्फ $2,150 के आसपास आता था। आज के दिन में अगर मैं उस सेम कॉन्डो की भी बात करूं या उस सेम एरिया के कॉन्डो की बात करूं तो वो एनी टाइम अराउंड 2800 या 2900 के आसपास आएगा, जस्ट दी लिविंग ऑफ द कॉन्डो। और प्लस उसके ऊपर जो भी यूटिलिटी कॉस्ट होगा। तो अगर लेट से मैं बोलूं कि आज के दिन में किसी ने $2,800 में वो घर खरीदा है या $2,800 में वो घर में रेंट पे लिया है, प्लस उनका 100 या $150 आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ $3,000 एक 1 बेडरूम प्लस 10 के लिए। और आई थिंक सो वो घर भी कुछ 500 550 स्क्वायर फीट का था। तो इट्स नॉट लाइक अ बिग प्लेस टू लिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो यू कैन मैनेज। अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है देन इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। तो आप देख सकते हैं भाई 2150 से लेके $3,000 तक चला गया है, ऑलमोस्ट 40-50% तक का जंप हो चुका है। सो even the living cost rental prices are insane. Overall cost of living insanely high. तो ये नंबर वन रीजन है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है,
तो भाई अगर आप कंपेयर करें यूएसए और कनाडा को तो ऑब्वियसली बहुत छोटा-सा मार्केट है कनाडा का। आप समझ लीजिए कि यूएस के किसी एक स्टेट के जितना मार्केट होगा कनाडा का, जैसे कि टेक्सास। तो ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोगों का इन्फ्लक्स होगा और अगर इतने सारे लोग यहाँ पे भी अवेलेबल हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, then if you do not have the market that produces that many jobs, then there is going to be definitely a lot of difficulty for people to find jobs. Moreover, there is obviously a recession going on. Nobody really knows कि ये कहाँ जाने वाली है। हो सकता है ये और थोड़ा डिफिकल्ट बने, हो सकता है ये थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएं। बट अगर ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा है, बट अगर डिफिकल्टी हुई तो और भी मार्केट में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो जो लोग यहाँ पे लेट से ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो लोग यहाँ पे लेट से बाहर से एज अ डायरेक्ट पीआर आए हैं या आ रहे हैं, उनको जॉब ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि जॉब्स नहीं है मार्केट में इतने ज़्यादा, लेट्स से कंपेयर टू अ फ्यू इयर्स अगो जब मार्केट बहुत बूम हो रहा था। इवन कोविड के टाइम में मार्केट बहुत अच्छे से बूम हो रहा था और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट सम माइट से कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गए थे। अभी इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपनीज भी क्रिएट नहीं कर पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ पे क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। और कनाडा को अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं तो कनाडा का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ देयर वेरी फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो अगर कोई यहाँ पे सोच के आता है कि भाई यार मैं कनाडा जाऊं या यूएसए जाऊं, तो उनका मेन पॉइंट ये होता है यार यूएसए में जाने के बाद अगर कोई टेक ग्रेजुएट है तो वो आदमी बोलता है कि यार मैं अपनी ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। 3 साल के वर्क परमिट के बाद अगर H1 मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो दे हैव टू रिटर्न बैक। बट इन कनाडा देयर इज नो सच प्रॉब्लम। द इमिग्रेशन पॉलिसीज आर वेरी फ्रेंडली जनरली। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देन देयर इज जनरल एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट अप टू अ फ्यू इयर्स अगो कि आपका पीआर हो जाएगा। आज वैसे सिचुएशन नहीं है। नाउ दिस इज द मार्केट काइंड ऑफ चेंजिंग, क्योंकि अगर आप सीआरएस स्कोर की बात करें आजकल कुछ 500 पॉइंट्स के पास चल रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा है लेट्स से आफ्टर 12th और उन्होंने कुछ 2 या 3 साल का बैचलर्स वगैरह का डिग्री ले लिया, उसके बाद में 3 साल का वर्क परमिट ले लिया, तो कई बार उस सिचुएशन में भी 500 पॉइंट टच नहीं होते हैं बिकॉज आपका बैक होम एक्सपीरियंस नहीं है या आपने जो कोर्स लिया है वो बैचलर्स है। मास्टर्स पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते थे लेट्स से आज से 5 साल पहले और अपनी बेसिक लेट्स से 1-2 साल की कोर्स कर लेते थे और 1-2 साल का वर्क परमिट ले लेते थे, दे यूज टू इजीली गेट दैट पीआर। बट आजकल वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, इतना स्टेबल नहीं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा है। ऑब्वियसली सीआरएस स्कोर हमेशा 300 या 400 नहीं रहने वाले हैं, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग बिकॉज मोर एंड मोर पीपल वांट टू कम टू कनाडा। तो ऑब्वियसली वो सीआरएस का स्कोर भी बढ़ते ही रहने वाला है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जब यहाँ पे आ रहे हो पहले से अच्छे से डिटेल में सीआरएस कैलकुलेटर, मेरे दूसरे वीडियोस भी देख लें जहाँ पे मैंने सीआरएस कैलकुलेटर के बारे में एक्सप्लेन किया है। चेक कि आपका स्कोर after few years of your study, whatever study you are choosing, and after that few years of work permit, किस लेवल पे वो सीआरएस स्कोर आ रहा है। अगर वो सीआरएस स्कोर एक कंफर्टेबल लेवल पे है तो आप ज़रूर उसके बारे में सोचें कनाडा में आने के बारे में। अगर वो सीआरएस उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन बिल्ट जिससे आप अपने पीआर के ड्रीम को पूरा कर सकें। सिर्फ एजुकेशन इज नॉट अ गारंटी ऑफ एनी काइंड ऑफ पीआर, दैट इज फॉर श्योर। ये आई थिंक इनके यहाँ के मिनिस्टर में भी बीच में बोल दिया था। तो ये बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। तो भाई तीसरी बात है हाउस प्राइजेस। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एक्सप्लेन या बताने की ज़रूरत होगी कि हाउस प्राइसेस कनाडा में इन्फ्लेटेड हैं बहुत ही क्रेजी लेवल के अमाउंट पे। तो जो तो जो कैनेडियन ड्रीम बोलते हैं ना, तो दैट कैनेडियन ड्रीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है घर। और घर मतलब कॉन्डो नहीं, घर मतलब एसेंशली एक डिटैच या एक ऐसा घर जिसके आगे फ्रंट यार्ड हो, बैक यार्ड हो, जिसमें आपके बच्चे खेल सकें वगैरह वगैरह। सो दैट इज बेसिकली दी बोलते हैं ना क्विंटेसेंशियल कैनेडियन ड्रीम। लेकिन आज के दिन में जब जीटीए, वैंकूवर वगैरह जैसे बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स वगैरह आके रहना चाहते हैं, उस एरिया के घर मिलियन डॉलर तो कुछ भी नहीं भाई, सवा सवा मिलियन डॉलर, 1.5-1.5 मिलियन डॉलर के बिक रहे हैं। एक नॉर्मल से 3-4 बेडरूम हॉल किचन वगैरह टाइप के घर जिनके आगे एक प्यारा सा और पीछे एक प्यारा सा बैकयार्ड हो। तो इस लेवल के प्राइजेस को अगर आपको अचीव करना है तो यू हैव टू हैव 20% डाउन पेमेंट ऑल्सो। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है और आजकल इंटरेस्ट रेट भी इतने बढ़ गए हैं कि वैसे भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स आर एट अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ एनी सॉर्ट्स। एक तो हाउस प्राइसेस अभी भी हाई हैं, यस दे हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम लेट्स से व्हाट दे वर मे बी 1 or 2 years ago,
But because the interest rates have risen so much, a first time home buyer still cannot afford to buy a house in, let's say, city like Toronto. Not everybody is comfortable living, let's say, in a small 500 square feet condo. And स्पेशली अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आप ग्रोइंग फैमिली है, लेट्स से आपके एक या दो बच्चे हैं, तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तीसरा बात है, हाउस प्राइसेस आर इंसेनली हाई। चौथा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज। तो भाई सबको पता है कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट उसकी एक और ये प्रॉब्लम है कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हर जगह इतनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज़ मोर स्कैटर्ड एंड इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स दिस टुवर्ड्स सॉर्ट ऑफ सिटीज़, और सिटीज़ भी जो है काफ़ी स्कैटर्ड हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आसपास, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे है और साइड में पुणे है, इस तरह के बहुत सारी जगह नहीं है। सिर्फ जो लेट्स से क्यूबेक सिटी से लेके जो विंडसर का जो कॉरिडोर है वो ज़रूर एक अच्छा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और इनफैक्ट आई थिंक इस एरिया में ही कनाडा की तकरीबन 40% पॉपुलेशन रहती है। बट जो बाकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। तो अगर सिर्फ इंडिविजुअली लेट्स से टोरंटो की बात करूँ तो टीटीसी ज़रूर अच्छा है, आपको अच्छी तरह से आपको ट्रैवल मिल सकता है, बट उसके भी कॉस्ट बाय द वे बढ़ चुके हैं काफ़ी व्हेन वी केम इन हियर फर्स्ट वर्सेस नाउ। असाइड फ्रॉम दैट टॉपिक, जो इंटरसिटी ट्रैवल है कनाडा में वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीआर रेल ज़रूर आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देगी, बट उनकी फ्रीक्वेंसी या उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों का होता है कि उनकी टोरंटो वगैरह में फैमिली होती है, तो वैसे ही आप घर पे एक फैमिली छोड़ छोड़ के आए होते हो, तो आपको लगता है कि एक मैं कम्युनिटी वाली फीलिंग ले लूँ, तो आप यूजली टोरंटो ब्रैम्पटन वगैरह में आके रहते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ये जगह छोड़ के कहीं कैलगरी या हैलिफैक्स वगैरह जैसे शहर में जाना है, तो वो आपके लिए एकदम नोबडी नोज यू, आपके पास कोई कम्युनिटी वाला फीलिंग नहीं है। बट उसके बाद जब आप वहाँ शिफ्ट हो जाते हो, देन व्हेन यू सी द ट्रैवल इज सो कॉस्टली इवन इनसाइड कनाडा, तो आप उस चीज़ को लेके थोड़ा और उदास हो जाते हो। तो इवन ट्रांसपोर्टेशन, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन या कनाडा के अंदर के शहरों के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी बात है, जब मैंने बोला कि टोरंटो वगैरह शहर में टीटीसी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, उसमें भी लेकिन ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे रीसेंट टाइम्स में वायलेंस वगैरह के इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इवन मेरे जैसा कोई बंदा है जो टीटीसी में ट्रैवल काफ़ी करता है, अभी तो चलो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जनरली हम टीटीसी काफ़ी यूज़ करते हैं ऑफिस वगैरह के लिए जाने के लिए। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट एक्चुअली यूजिंग द टीटीसी बिकॉज ऑफ दीज वायलेंट इश्यूज दैट हैव बीन रिपोर्टेड ऑन द टीटीसी। तो चौथा रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो। एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया, इंटरसिटी और इंट्रा सिटी तो चलो एक बात है, जो कनाडा के बाहर जाना है ट्रैवल, दैट हैज़ बिकम इंसेनली कॉस्टली। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2018-19 के आसपास अगर इंडिया से कनाडा ट्रैवल करना है तो आई थिंक सो 6-7-800 के डॉलर के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कितना अवेलेबिलिटी है, 6 या 800 डॉलर के आसपास टिकट मिल जाती थी। आज के और डायरेक्ट टिकट की बात कर रहा हूँ, या प्रॉबेबली वन स्टॉप। आज के दिन में आई डू नॉट थिंक सो कि वन स्टॉप टिकट भी आपको 600-700 या 800 में मिलेगी। मेरे हिसाब से कुछ तकरीबन 1300-1400 रोज चल रहा है, और डायरेक्ट टिकट की बात करूँ तो आई थिंक 1500 या 2000 डॉलर का रेट चल रहा है। तो इवन द ट्रैवल आउट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इनटू कनाडा, और या इंडिया से कनाडा या कनाडा से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। नंबर फिफ्थ इज क्राइम है, होमलेसनेस है और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम्स। अब ये बहुत ही एनेक्डोटल है या बहुत ही ये फीलिंग बेस्ड है, और मुझे लगता है कि कनाडा आज भी बहुत ही सेफ कंट्री है, और अगर आप किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे क्राइम वगैरह बहुत ही कम होता है। बट बिकॉज यू हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परसेंटेज। बट ये मैंने ऑब्जर्व ज़रूर किया है, लोग कंसर्न हैं क्राइम के राइज को लेके, लोग कंसर्न है जो होमलेस इश्यूज चल रहे हैं, लोग कंसर्न हैं जो ड्रग एडिक्शन के इश्यूज चल रहे हैं अलग अलग शहरों में उसको लेके। और अगर लेट्स से मैं बात करूं ब्रैम्पटन के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई हफ्ता गया होगा जब हमने कोई न्यूज़ नहीं देखी होगी कि भाई किसी की गाड़ी चोरी होगी, पीपल, I think car theft is probably the biggest issue that for example a city like Brampton is facing at this point। तो इस तरह का जो क्राइम का जो लेवल है वो लगता ज़रूर है कि बहुत रेस हो चुका है। तो भाई छठे नंबर पे आता है वेदर। अब आप मुझे बोलोगे कि यार वेदर तो यहाँ पे ठंडा है ही, तो
तो भई अगर आप आ रहे हो तो वेदर के बारे में रिसर्च करके आओ। अब आप ऐसे कैसे सोच रहे हो कि कनाडा ठंडा नहीं होगा? बात आपकी एकदम सही है, लेकिन मैंने ये पॉइंट फिर भी रखा है क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इतनी ठंड में, या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, या उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मेडिकल इश्यूज़ वगैरह। तो ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर करते हो, आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लब सबको पता है कि कनाडा में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे 4, 6 से इवन 7 महीने काफ़ी ठंड या बर्फ़ भी पड़ती है। लेकिन कई लोगों को आने के बाद वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितनी कितना यहाँ का वेदर उन्हें इम्पैक्ट करता है। इट कुड बी मेंटली, इट कुड बी फिज़िकली। तो वेदर भी एक बड़ा कंसर्न है जो बहुत लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं जिसकी वजह से। और ये कोई सिर्फ इमिग्रेंट पर्सपेक्टिव नहीं है, ये जो ज़्यादातर जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो आई थिंक यहाँ पे कोई लोकल जो रह रहा है, जो यहाँ पे कोई पले बड़े होंगे, उनके लिए भी वो रीज़न या कंसर्न्स हैं। और उसमें भी ये बहुत ही सब्जेक्टिव है ये इशू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कोल्ड कंट्री से आया है, कोई कोई लेट्स से कोई स्वीडन वगैरह से आया है, तो उनको कोई शायद इशू नहीं होगा कोल्ड से या कोल्ड में एडजस्ट करने से। बट लेट्स से कोई अगर इंडिया वगैरह से आया है तो ऑब्वियसली उनको इतनी आदत नहीं होगी, और इंडिया में भी लेट्स से बॉम्बे वगैरह या साउथ साइड से आया है तो उनको इतनी आदत नहीं होगी कोल्ड में सर्वाइव करने की, तो दे विल फाइंड इट मोर चैलेंजिंग। भाई 7वें नंबर पे आता है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हम सबको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे जैसे फ्री हेल्थ केयर बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में फ्री नहीं है। हम टैक्स भरते हैं और वो टैक्स पर्सपेक्टिव से लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, या लोगों को एक्चुअल वर्ड आई थिंक इसको बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर। उससे क्या होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है, वो टैक्स पे करती है और उस टैक्स मनी से वो हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन किया जाता है फॉर एवरीबडी हु इज कैनेडियन सिटीजन या पीआर या स्टूडेंट वगैरह। तो उस सिस्टम को बेसिकली कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। बट एसेंशियली आपको लगता है कि वो फ्री हेल्थ केयर जैसा ही सिस्टम होता है। तो बिकॉज ये सिस्टम ऐसा बना है कि वो हर किसी को सर्विस प्रोवाइड करना उसके लिए ज़रूरी है, उस वजह से क्या होता है कि बहुत प्रेशर और बहुत स्ट्रेन आ जाता है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। और उस वजह से क्या होता है कि जो उनकी, मुझे लगता है जो उनकी फोकस होती है वो प्राइमरी नीड्स पे ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपके पास आपको सर्दी खांसी बुखार वगैरह ये सब टाइप की चीज़ें हैं, तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंडिया में किसी डॉक्टर को फ़ोन करें, नंबर लगा लेते हैं, आप तुरंत चले जाते हो, आप दवाई वगैरह लेके आ जाते हो, काफ़ी सारे पैसे देने के बाद। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिस्टम है थोड़ा-सा कंपेयर टू इंडिया लेट्स से थोड़ा स्लो चलता है। वो कहते हैं कि भई आप नंबर लगा लो और आपको यूजुअली 2 1 3 दिन के बाद, कई बार 1 दिन में भी मिल जाता है, उस दिन में भी मिल जाता है, बट इतना इमीडिएट नहीं होता है लेट्स से कंपेयर टू इंडिया। और आपके पास और बिकॉज़ वो यूनिवर्सल थोड़ा सिस्टम है, उस वजह से क्या होता है कई लोगों को फैमिली डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपके पास सबसे बड़ी ज़रूरी हो चीज़ होती है आपका फैमिली डॉक्टर। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपको वो प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है जो एक डॉक्टर के थ्रू प्रति मिल जानी चाहिए। क्योंकि आपकी हिस्ट्री किसी डॉक्टर के पास एकदम फ्रेशली अवेलेबल नहीं होती है। फैमिली डॉक्टर के पास आपकी पूरी हिस्ट्री स्टार्ट टू एंड बनी रहती है, तो दे नो अबाउट योर हेल्थ कंसर्न, दे नो अबाउट योर पास्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस वजह से because the system is universal, and there is a lack of medical professionals, and as a result even the medical professionals are not able to serve such a vast population। और उस वजह से कई लोगों के पास आज भी फैमिली डॉक्टर्स नहीं है। वॉकिंग डॉक्टर्स हैं फॉर श्योर, बट वॉकिंग डॉक्टर्स की जो ट्रीट करने की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, बिकॉज आपका उनके पास इतना पूरी क्लियरली हिस्ट्री नहीं है अवेलेबल होती है टू गिव यू दैट प्रॉपर केयर दैट यू डिजर्व। तो हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे, या हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अलग है लेट्स से इंडिया के कंपेयर टू। तो ये भी बहुत एक रीज़न होता है। और अगर मैं कोई स्पेशलाइज्ड नीड्स के बारे में बात करूँ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे जो है कि प्राइमरी जो चीज़ें होती है ना, सर्दी खांसी बुखार या जो भी है, ये डेली नीड्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है ताकि लोगों का रोज़ की ज़िंदगी चलती रहे। बट अगर आपको कोई स्पेशल नीड है, जैसे कोई आपको कोई स्पेशल सर्जरी वगैरह करनी है, तो वो सर्जरी का बैकलॉग कई-कई प्रोविंसेस में तो बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ लीजिए डिपेंडिंग ऑन सर्जरी कहीं पे 4 महीना, 6 महीना, इवन 1-1 साल की भी बैकलॉग है। तो अगर किसी को कोई बैक की सर्जरी करनी है और वो अर्जेंट है, और उनको अगर बोलो कि भैया आप 6-8 महीना रुक जाओ, तो आप समझ सकते हो कि हाउ दैट पर्सन कैन गो ऑन विद देयर डेली लाइफ इफ दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपर्ली। तो इसलिए भी कई लोग गुस्से हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इज़ बेसिकली डिसअपॉइंटिंग देम। तो कई ऐसे आप
आपको ऑनलाइन वगैरह भी कई ऐसे किस्से मिल जाएँगे जहाँ पे लोगों ने बिकॉज़ उनको यहाँ पे केयर नहीं मिल पाई या उनको बोल दिया कि 6, 8, 9 महीने का वेट है, दे हैड टू गो टू सम अदर कंट्री, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया इवन इंडोनेशिया वगैरह जाते हैं टू गेट देयर सर्जरीज़ डन। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है डिसअपॉइंट कर जाता है कई लोगों को। तो भई 8वाँ रीज़न है लोनलीनेस का। तो यार जो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है या इंडिया का जो कल्चर है लोगों का, वो काफ़ी डिफरेंट है कनाडा के लोगों से। क्योंकि हम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दो लोग हैं तो बात वैसे ही हो जाती है। तो द कल्चरल एस्पेक्ट दैट यू हैव लेट्स से इन इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट देन इन दैट यू हैव इन कनाडा। यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और थोड़े से रिजर्व रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें कि सामने वाला ऑफेंस हो जाए, तो इसलिए वो थोड़े से रिजर्व रहते हैं। बट उससे रिजल्ट क्या हो जाता है कि लोगों को थोड़ा-सा लगता है कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। आई कैन पर्सनली वाउच फॉर दैट। बट बिकॉज़ ऑफ दैट एंगल ऑफ पीपल सॉर्ट ऑफ बीइंग अफ्रेड कि कहीं सामने वाला कुछ माइंड ना कर जाए, लोग यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड बातें करते हैं या बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही बातें करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंडिया में मैं बॉम्बे में पला-पड़ा हूँ, तो मेरा नाम है हरमनदीप। और सब कोई हर कोई सुन के नाम समझ जाता है कि हाँ यार, ये बंदा पंजाबी है। तो कभी भी कोई आके मेरे से बात करता था, लेट्स से ऑफिस वगैरह या कहीं पे भी, तो एक बहुत ही आम सी बात है, वो वहाँ पे पूछ लेते थे कि भई आप कहाँ से हो? मैं बोलता था यार मैं तो, हमारी 5th जनरेशन है बॉम्बे की, तो मैं कहता था यार मैं तो बॉम्बे का हूँ। बोलते नहीं, नहीं बट आप एक्चुअली में कहाँ से हो? तो मैं बोलता था नहीं, नहीं मैं एक्चुअली में बॉम्बे से हूँ। फिर बोलता नहीं, नहीं यार तू पंजाबी है, तू कहाँ से है एक्चुअली? तो मैं बोला अच्छा, मेरा मेरा गाँव पूछ रहे हो? तो मैं उनको बताता कि हाँ, मेरा गाँव पंजाब में है। यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन कोई किसी को पूछे ना, तो वो एक तरह से थोड़ा-सा रेसिस्ट टाइप के एंगल में आ जाता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस ज़रूर होता है लेट्स से इंडिया में और कनाडा में। जो लोग हैं इस कल्चरल डिफरेंस की वजह से या उस पॉलिटिकल करेक्टनेस रहने की वजह से या किसी को हर्ट ना करने के चक्कर में रिजर्व्ड रहते हैं, और उस रीज़न की वजह से कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो लोनली फील करते हैं, बिकॉज़ हर कोई इतना आउटस्पोकन नहीं है, या हर कोई इतना, और ज़्यादातर इनफैक्ट लोग इतने आउटस्पोकन नहीं है, या ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो अगर कोई आप अकेले हो तो आपको लोनलीनेस की फीलिंग ज़रूर आ सकती है, इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स एंड फैमिली ओवर हियर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कई लोगों का टू गो बैक फ्रॉम कनाडा। तो भाई नंबर 9 पे आता है बैक होम लग्जरीज एंड फैसिलिटीज। तो यार सीधी सी बात है, अब इस टॉपिक के ना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ अलग व्यूज़ हैं इसके बारे में। बट द रियलिटी ही इज, अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आपका अच्छा जॉब वगैरह है, तो आप इंडिया में बहुत सारे काम जो है ना आप आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई घर का काम हो तो आप अच्छे से वो आउटसोर्स कर सकते हो किसी और को आपके लिए करने के लिए, खाना बनाना हो या यू नो साफ सफाई वगैरह करनी हो, तो यू कैन इजीली आउटसोर्स दैट जॉब। बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर जॉब को एक डिजर्विंग अमाउंट मिलता है, लेकिन उस वजह से क्या होता है, जब आपको 1 घंटे के लिए $40-50 खर्चा करना होता है, नॉट एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड दैट ऑन अ डेली बेसिस। और उस वजह से आपको लगता है कि यार इससे अच्छी तो हमारी लाइफ बैक होम थी, कि हम इस तरह की लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्ड में किसी, आप चाहो तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ किसी दिन। बट ये बहुत ही पर्सनल पर्सपेक्टिव हो जाता है मेरा। मुझे लगता है कि ये सिस्टम यहाँ पे जो है कनाडा में बेटर है, ताकि हर टाइप का जो काम है उसे एक अच्छा रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिलता है। बट द रियलिटी इज बिकॉज ऑफ दैट नॉट एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड इट ओवर हियर ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट्स वाई उनको अपने घर की याद आती है, उनको अपने घर की फैसिलिटीज और लग्जरीज की याद आती है, और दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ओवर हियर बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो 10वां रीज़न मैं बोलने वाला हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, बट मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी डिवाइसिव टाइप का इशू मैं रखना नहीं चाहता हूँ। बट ये रियलिटी ये है कि बस 10वां रीज़न ये है फॉर टोटलिटी पर्सपेक्टिव, ताकि मैं पूरा एक विजन दूँ, ताकि मैं पूरा एक क्लैरिटी से बताऊँ कि लोग यहाँ पे छोड़ के क्यों जाते हैं, कि वो है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। हर कोई यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे कंफर्टेबल नहीं है। अब उसके आप जो मर्जी निकाल लें दायरे, बट मैं इस पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, एक पॉलिटिक्स और जो यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह बोल लो, हर कोई उससे इतना कंफर्टेबल नहीं है। अब आप उसको गलत बोल लो या सही बोल दो, वो आपका पर्सपेक्टिव है। मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करने वाला हूँ।
बिकॉज़ मैं पॉलिटिक्स के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करता हूँ। आई डू लाइक करंट अफेयर्स, तो अगर आप मेरे से कभी मिलें या बात करें तो डेफिनिटली लेट मी नो एंड आई विल बी ओपन टू हैव एनी डिस्कशन विद यू। बट द रियलिटी इज़ लॉट ऑफ पीपल डू फाइंड द पॉलिटिक्स ओवर हियर नॉट एज़ कंफर्टेबल, और द पॉलिटिक्स ओवर हियर नॉट इन लाइन विद देयर माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग ओवर हियर। तो ये भी एक रियलिटी है। तो भई ये थे मेरे 10 रीज़न जो मैंने बताए आपको कि किस रीज़न्स की वजह से मुझे लगता है लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं या लोग कनाडा रहना पसंद नहीं करते हैं। अगेन बहुत सारे या ज़्यादातर या सारे शायद एनेक्डोटल रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हैं जो मैंने लोगों से सुने हैं। अगर मैंने बीच में कुछ गलत बोल दिया हो या अगर मैंने कुछ बीच में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी हो, मुझे फिर प्लीज़ कमेंट में करके बता देना और मैं उसको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा करेक्ट करके। But these are the reasons I feel a lot of people are leaving Canada or are not comfortable living in Canada and are thinking to move out. रही बात हमारे बारे में, क्या हम कनाडा छोड़ के जा रहे हैं? तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट हम कनाडा छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आया था 30 साल की उम्र में, अपना एक अच्छा करियर छोड़ के बॉम्बे में, और उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही अग्रेसिव गोल्स बनाए हैं हमारे लिए, और उन अग्रेसिव गोल्स में से हमने काफ़ी सारे अचीव भी किए हैं। घर लेना उसमें एक बहुत ही बड़ा एग्रेसिव गोल था और वो हमने अचीव किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आगे-आगे बताते रहूँगा। बट हमने इतने सारे स्ट्रगल किए हैं इन द लास्ट 5 6 ईयर्स ऑलमोस्ट, कि उसको छोड़ के जाना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम इस कंट्री को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ये सारे जो मैंने 10 रीज़न्स लिए हैं, ये कई लोगों के सारे रीज़न हो सकते हैं, कई लोगों के कुछ-कुछ रीज़न हो सकते हैं। हमें भी कुछ-कुछ रीज़न्स के साथ कंसर्न है, बट मुझे लगता है कि कनाडा इज़ स्टिल अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी बिग लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, और यहाँ पे आप अभी भी आके बहुत ग्रो कर सकते हो। लेकिन यू जस्ट हैव टू प्लान थिंग्स अ लिटिल बिट डिफरेंट देन व्हाट दे वर 5 ईयर्स अगो। अगर लेट्स से आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, अगर आप यहाँ पे आके एक 100 या 100,000 एक्सक्यूज़ मी, अगर आप यहाँ पे आके 100 या 100,000 प्लस की कमाई कर सकते हो, तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगेगी। बट वही अगर आप यहाँ पे लेट्स से 50-60 हज़ार डॉलर की कमाई कर रहे हो, तो यू विल फाइंड एज़ अ सिंगल पर्सन इट वेरी चैलेंजिंग टू सर्वाइव इन अ सिटी लाइक टोरंटो और वैंकूवर। तो प्लान करके आएँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन्स हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कमेंट में पिंग करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। वी विल ऑलवेज़ बी वेरी थैंकफुल टू दिस कंट्री। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लान करके आएँ। जब मैं आया था 30 साल की उम्र में, और मैं और मेरी वाइफ़ आए थे, दोनों 30 साल के थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लान किया था, मेंटली प्रिपेयर्ड थे, एंड वी डिड सेट अस सम वेरी एग्रेसिव गोल्स जिनको अचीव हम कर रहे हैं। काफ़ी सारे किए हैं और काफ़ी सारे पेंडिंग हैं। तो ये माइंडसेट लेके आए कि अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक एरियाज भी है ना, तो हाउ कैन यू नेविगेट अराउंड दोज प्रॉब्लमैटिक एरियाज, मेक अ प्लान फॉर दैट, एंड यू विल सी योरसेल्फ सक्सीडिंग इन अ फ्यू इयर्स। बट ओवरनाइट नहीं मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। आप यहाँ पे आके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप रातों रात मिलियनेयर वगैरह बन जाओगे। इट विल, आप बन सकते हो मे बी कुछ सालों के दौरान, लेकिन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ प्लानिंग इनटू इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें शेयर की हैं कि लोग क्यों कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन आती है, थोड़ी सपोर्ट मिलती है, तो और मन करता है कि इस तरह के और इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हैव अ गुड डे।